वेलकम बैक टू माय चैनल एसेंट स्टार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पॉइंट में इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स के फुल फॉर्म डिटेल्स में जानेंगे। कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं जिसे याद रखना आसान नहीं होता है, तो उससे संबंधित कुछ ट्रिक्स के बारे में जानेंगे जिसके मदद से उन टर्म्स के फुल फॉर्म को आप आसानी से याद रख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ईपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईपीडी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक पॉइंट डिटेक्टर होता है। इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड लॉक डिटेक्टर भी होता है। इन दोनों ही फुल फॉर्म में से ईपीडी का सर्वोत्तम फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक पॉइंट डिटेक्टर माना जाता है। इसका इस्तेमाल पहले किया जाता था जब मैकेनिकल पॉइंट हुआ करते थे जिसे लीवर के द्वारा चलाया जाता था, तो उस समय पॉइंट के नॉर्मल और रिवर्स डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए इस इलेक्ट्रिक पॉइंट डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जाता था। इसे ईपीडी के नाम से जानते हैं। इसे पिक्चर में दिखाया गया है। इसे मैकेनिकल पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इलेक्ट्रिकल पॉइंट आ चुके हैं। आईआरएस, सीमेंस और क्लैंप टाइप पॉइंट मशीन का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टर्म लेते हैं JOH। इसका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। यह TWS टर्न आउट से संबंधित है। इसे पिक्चर में दिखाया गया है। JOH का फुल फॉर्म जंक्शन ऑफ हेड होता है। इसे जंक्शन ऑफ रेल हेड भी कहा जाता है, लेकिन कई बार लोग इसे गलती से जॉइंट ऑफ हेड भी पढ़ बैठते हैं, जो कि गलत है। तो आपको ध्यान रखना है, JOH का सही फुल फॉर्म जंक्शन ऑफ हेड होता है। जंक्शन ऑफ हेड टर्न आउट के 13 और 14 नंबर स्लीपर के बीच का पोर्शन होता है। इस पिक्चर में स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस को दिखाया गया है, जो ज़्यादातर 13 और 14 नंबर किसी एक स्लीपर पे लगाए जाते हैं। तो उस जगह पे जंक्शन ऑफ रेल हेड होता है। तो चलिए इसे एक वीडियो क्लिप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये TWS टर्न आउट का प्रिपरेशन चल रहा है। इसमें यहाँ पे SSD का सेटिंग किया जा रहा है। इस SSD का एडजस्टिंग आर्म टंग रेल से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे देखिए टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में जो मेजरमेंट किया जा रहा है वह जंक्शन ऑफ हेड का किया जा रहा है। तो यह जंक्शन ऑफ हेड का मिनिमम वैल्यू 57 mm होना चाहिए। इससे कम TWS में नहीं होना चाहिए। इसे कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिस टर्न आउट में 4 विलियम स्टेचर बार का इस्तेमाल किया जाता है, तो 4th विलियम स्टेचर बार के जगह पे TWS में SSD का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे 4th विलियम स्टेचर बार के हेल्प से समझ लेते हैं। 4th विलियम स्टेचर बार में लेफ्ट और राइट साइड में नट बोल्ट टंग रेल से जुड़े रहते हैं। तो वह पोर्शन जहाँ पे नट बोल्ट जुड़ा हुआ रहता है, वह टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में गैप होता है थोड़ा सा। यह गैप मेंटेन किया जाता है। यह पोर्शन जंक्शन ऑफ रेल हेड कहलाता है। अब नेक्स्ट जान लेते हैं SSD का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस होता है। SSD पे कार्य करने वाले कुछ व्यक्ति गलती से इसे स्विच सेटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि SSD का फुल फॉर्म स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस होता है। SSD को वीडियो क्लिप के माध्यम से साधारण ट्रिक के द्वारा समझ लेते हैं। इस क्लिप में आप देख पा रहे होंगे कि SSD के अंदर एक स्प्रिंग होता है जिसकी सेटिंग नट बोल्ट को टाइट या लूज करके की जाती है। तो चूँकि SSD के अंदर स्प्रिंग होता है और इसी स्प्रिंग का एडजस्टमेंट किया जाता है, इसलिए इसे
स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस कहा जाता है। तो इस स्प्रिंग के माध्यम से आप SSD का करेक्ट फुल फॉर्म आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग IRS का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स होता है, लेकिन कई बार कुछ लोग IRS के फुल फॉर्म गलती से इंडियन रेलवे स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि IRS का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड्स होता है। अगर आप IRS का फुल फॉर्म सही नहीं याद रख पाते हैं और भूल जाते हैं, तो इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक ऊपर दिए गए लिंक के वीडियो में दिया गया है। वहां से आप उस लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख ले और वहां से जानकारी ले ले कि IRS का फुल फॉर्म कैसे आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग ED के बारे में जान लेते हैं। ED का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर होता है। इसे पॉइंट मशीन ट्रॉली के नाम से भी जाना जाता है। इसे पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें 4 प्रकार के फिंगर असेंबलीज होते हैं, जिन्हें NC नॉर्मल कंट्रोल, ND नॉर्मल डिटेक्शन, RC रिवर्स कंट्रोल एंड RD रिवर्स डिटेक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 4 प्रकार के फिंगर असेंबलीज होते हैं, NC, ND, RC और RD। किस फिंगर असेंबली को किस नाम से पुकारा जाए, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए हम लोग इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि किस फिंगर को NC बोला जाएगा, किस फिंगर असेंबली को ND बोला जाएगा और किस फिंगर असेंबली को RC बोला जाएगा और किस फिंगर असेंबली को RD बोला जाएगा। तो इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। इस ट्रॉली में अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 4 लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। A, B, C और D का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है उसको जान लेते हैं। A का इस्तेमाल रोलर के लिए किया जाता है। इस पिक्चर में 2 रोलर दिख रहे हैं। इन दोनों रोलर को रोलर A के नाम से जाना जाता है, यानी यह टॉप रोलर कहलाता है। सिमिलरली रोलर B इसके नीचे लगा रहता है, जो आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसे रोलर B के नाम से जाना जाता है या फिर इसको बॉटम रोलर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार ट्रॉली के बाहर वाले फिंगर असेंबलीज को C के नाम से जाना जाता है और अंदर वाले फिंगर असेंबलीज को D के नाम से जाना जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो इस प्रकार A, B, C और D का लेटर का उपयोग किस प्रकार करते हैं इस ट्रॉली में, वो हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि NC, RC, ND, RD किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि अगर इस ट्रॉली को 2 भाग में बीच से डिवाइड किया जाए तो एक भाग को N नॉर्मल बोलते हैं और दूसरे भाग को रिवर्स R बोल सकते हैं। तो इसमें अगर लेफ़्ट साइड के भाग को N बोलेंगे तो राइट साइड वाले भाग को R बोला जाएगा, या अगर आप लेफ़्ट साइड वाले भाग को R बोलते हैं तो राइट साइड वाले भाग को N बोलेंगे। सपोज यहाँ पे हम लोग लेफ़्ट साइड के भाग को नॉर्मल अर्थात N और राइट साइड वाले भाग को रिवर्स अर्थात R से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार लेफ़्ट साइड भाग के फिंगर असेंबली जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं उसको NC बोलेंगे और अंदर की तरफ जो फिंगर असेंबली दिख रहे हैं उसे ND बोलेंगे। सिमिलरली अगर राइट साइड के भाग को लेते हैं तो बाहर वाले जो फिंगर असेंबली है उसको RC बोलेंगे और अंदर वाले जो भाग हैं फिंगर असेंबली उसको RD बोलेंगे।
इस प्रकार ट्रॉली के दो भाग में से कौन सा भाग नॉर्मल होगा और कौन सा भाग रिवर्स का होगा, यह पॉइंट मशीन जो साइड पे लगी होती है उसकी लेफ़्ट पोजीशन में लगी हुई है टर्न आउट के अनुसार या राइट पोजीशन में लगी हुई है, उस पर डिपेंड करती है। इस प्रकार हम लोग यह जान पाए हैं कि ट्रॉली के किस भाग को NC, RC, ND, RD बोलेंगे। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ट्रॉली के दो भाग के अंदर के फिंगर कॉन्टैक्ट असेंबली को डिटेक्शन कॉन्टैक्ट कहा जाता है, जबकि दोनों भाग के बाहर के फिंगर कॉन्टैक्ट असेंबली को कंट्रोल शब्द के नाम से जाना जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि डिटेक्शन का मतलब होता है पहचानना, अर्थात पॉइंट अगर नॉर्मल में है तो नॉर्मल में पहचान लेगा और अगर यह रिवर्स में है तो रिवर्स में पहचान लेगा। इसे ND और RD के रूप में जानते हैं। सिमिलरली कंट्रोल का मतलब होता है चलाना, इसे RC या NC के रूप में हम लोग जानते हैं। जब पॉइंट को चलाना होता है, नॉर्मल करना होता है या रिवर्स करना होता है, तो NC और RC का अहम रोल इस समय होता है। इसके बाद हम लोग NKR और RKR के बारे में जान लेते हैं। NKR का फुल फॉर्म नॉर्मल इंडिकेशन रिले होता है, जबकि RKR का फुल फॉर्म रिवर्स इंडिकेशन रिले होता है। इस दोनों ही रिले का उपयोग साइट पर किया जाता है। NKR नॉर्मल डिटेक्शन के लिए और RKR रिवर्स डिटेक्शन के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब पॉइंट ऑपरेशन के लिए कंडक्टर अलग इस्तेमाल होते हैं और डिटेक्शन के लिए कंडक्टर अलग से इस्तेमाल होता है, इस केस में NKR और RKR दो रिले का प्रयोग नॉर्मल इंडिकेशन रिले के रूप में और रिवर्स इंडिकेशन रिले के रूप में साइट पर प्रयोग किया जाता है, जिसे साधारणतः लोकेशन के अंदर लगाया जाता है। NKR रिले पिकअप होने का मतलब पॉइंट नॉर्मल में है और RKR पिकअप होने से पॉइंट रिवर्स में होना कहलाता है। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि K लेटर इंडिकेशन को डिनोट करता है। अब बात कर लेते हैं NWKR और RWKR रिले की। यह दोनों रिले रूम में इस्तेमाल किया जाता है। NKR RKR साइट पे इस्तेमाल होता है, जबकि NWKR और RWKR रिले रूम में इस्तेमाल होते हैं। NWKR का फुल फॉर्म नॉर्मल पॉइंट इंडिकेशन रिले होता है और RWKR का फुल फॉर्म रिवर्स पॉइंट इंडिकेशन रिले होता है। NWKR और RWKR में लेटर W का मतलब पॉइंट होता है। NWKR और RWKR दोनों ही पॉइंट डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो रिले रूम में लगे होते हैं। NKR और RKR साधारणतः ब्रिटिश रिले होता है, जबकि NWKR और RWKR ब्रिटिश रिले हो सकते हैं, सीमेंस रिले हो सकते हैं या फिर ABB रिले भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं NWR और RWR के बारे में। NWR का फुल फॉर्म नॉर्मल पॉइंट रिले होता है, जबकि RWR का फुल फॉर्म रिवर्स पॉइंट रिले होता है। अब कई बार NWR और RWR NKR और RKR के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है NWR RWR पॉइंट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यह दोनों रिले साइट पे लगाए जाते हैं, जबकि NKR और RKR दो रिले साइट पे लगाए जाते हैं पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए कि पॉइंट नॉर्मल में है या पॉइंट रिवर्स में है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि NWR RWR पॉइंट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और NKR RKR
पॉइंट डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि NWR और RWR साइट पे कब उपयोग किए जाते हैं। जब पॉइंट की दूरी स्टेशन से कुछ ज़्यादा होती है, लगभग 1 किलोमीटर या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसे केस में अगर स्टेशन से सप्लाई भेजी जाती है पॉइंट मशीन को चलाने के लिए, तो उसमें ड्रॉपेज होती है। ड्रॉपेज के कारण से जो सप्लाई वहाँ पहुँचती है उतने में पॉइंट मशीन चलना आसान नहीं होता है। तो साइट पे ही सप्लाई का लोकल अरेंजमेंट किया जाता है जिससे पॉइंट को चलाया जाता है, लेकिन वह सप्लाई डायरेक्ट पॉइंट को चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। साइट पर जो 110 वोल्ट DC पॉइंट को चलाने के लिए लोकल अरेंजमेंट किया जाता है, उससे रिले NWR और RWR के द्वारा चलाया जाता है। तो स्टेशन से सप्लाई जाती है NWR और RWR, रिले कोई एक पिकअप होता है, उसके द्वारा फिर सप्लाई फ्रंट कॉन्टैक्ट से होकर के पॉइंट में जाती है और पॉइंट ऑपरेट होता है। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि NWR और RWR साइट पे इस्तेमाल होते हैं, यह पॉइंट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। NWR और RWR का संबंध 110 वोल्ट DC से होता है, जबकि NKR और RKR का संबंध 60 वोल्ट DC से होता है। अभी हम लोग पॉइंट ऑपरेशन और डिटेक्शन रिले के बारे में जाने हैं। अब जान लेते हैं पॉइंट से संबंधित जो वायर होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे पहला वायर को W1 बोला जाता है, दूसरे वायर को W2 बोला जाता है, तीसरे वायर को W3 बोला जाता है और चौथे वायर को W4 वायर बोला जाता है। ये 4 वायर रिले रूम से स्टार्ट होती है और साइट तक जाती है। W1, W2, W3 और W4 को अन्य नाम से भी जाना जाता है। W1 को NW बोलते हैं, W2 को RW बोलते हैं, W3 को N60 बोलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि W4 को CW कॉमन वायर के नाम से जानते हैं। NW नॉर्मल कंट्रोल वायर होता है, इसे सिर्फ नॉर्मल वायर भी बोल सकते हैं। RW रिवर्स कंट्रोल वायर होता है, इसे रिवर्स वायर के नाम से भी याद रख सकते हैं। CW कॉमन कंट्रोल वायर होता है, इसे आप कॉमन वायर के नाम से याद रख सकते हैं। N60 वायर फॉर N60 सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। These are used in superimposed circuit। यहाँ पर सुपर इम्पोज सर्किट का मतलब यह होता है कि जिस वायर्स के द्वारा पॉइंट मशीन को चलाने के लिए सप्लाई भेजा जाता है, उसी वायर्स पे पॉइंट मशीन के नॉर्मल और रिवर्स होने के लिए डिटेक्शन का सप्लाई भी भेजा जाता है। यानी सेम वायर पे ऑपरेशन का सप्लाई और डिटेक्शन का सप्लाई भेजा जाता है। तो इस प्रकार के सर्किट को सुपर इम्पोज्ड सर्किट कहा जाता है। W1, W2, W3 और W4 यानी NW, RW, N60 और CW का उपयोग ऑपरेशन के समय में और डिटेक्शन के समय में किस प्रकार होता है और कौन से वायर पे सप्लाई कब जाएगी, इससे संबंधित मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उसमें इसको याद करने से संबंधित बहुत ही बढ़िया शानदार ट्रिक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। वह वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट जान लेते हैं PSC स्लीपर का फुल फॉर्म। PSC का फुल फॉर्म प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर होता है। यह स्लीपर कंक्रीट के बने होते हैं और पहले लकड़ी के स्लीपर का इस्तेमाल होता था और लोहे के स्लीपर का भी इस्तेमाल होता था, लेकिन अब यह कंक्रीट स्लीपर का इस्तेमाल होता है और यह ज़्यादा टिकाऊ होता है। नेक्स्ट जान लेते हैं RPM का फुल फॉर्म।
आरपीएम का फुल फॉर्म रोटेशन पर मिनट होता है या फिर इसे रिवॉल्यूशन पर मिनट भी कहा जाता है। इससे यह पता चलता है कि 1 मिनट में मोटर का कॉइल कितनी बार रोटेट करता है। तो साधारणतः जिस मोटर का इस्तेमाल पॉइंट मशीन में करते हैं उसका आरपीएम 1700 ±15% होता है। अब जान लेते हैं एसएई का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स होता है। पॉइंट मशीन के मोटर के लिए एसएई ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और जिस एसएई ऑयल का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है उसे एसएई 30 कहा जाता है। लेकिन कई बार एसएई 30 के जगह पे एसएई 40 ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम लोग एसएई ऑयल को थोड़ा डिटेल्स में जान लेंगे और हम लोग एसएई 30 और 40 के डिफरेंस को भी जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज एसएई। द सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स has established a numerical code system for grading motor oils according to their viscosity characteristics. SAE viscosity gradings include the following from low to high viscosity: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 और 60। फॉर एग्जाम्पल SAE 30। एक दूसरा एग्जाम्पल बोले तो SAE 40 भी ले सकते हैं। इसके बाद SAE 30 और SAE 40 के बीच का डिफरेंस जान लेते हैं। इस पिक्चर में SAE 30 को लेफ्ट साइड में दिखाया गया है और SAE 40 का डिटेल्स राइट साइड में दिया गया है। इस दोनों का डिफरेंस 1 बाय 1 जान लेते हैं। यहाँ नंबर वाइज दिया गया है। पहला डिफरेंस लेते हैं SAE 30 थोड़ा कोल्डर होता है SAE 40 से, तो इस प्रकार SAE 40 थोड़ा हॉटर होता है SAE 30 से। दूसरा अगर डिफरेंस देखें तो SAE 30 थिनर होता है SAE 40 से। इसका मतलब यह है कि SAE 40 थोड़ा थिकर होगा SAE 30 से। अब तीसरे डिफरेंस की बात करें, यह विस्कोसिटी पर आधारित है। SAE 30 इज लेस विस्कस वेयर एज SAE 40 इज मोर विस्कस। अब अगर चौथे डिफरेंस की बात करें तो SAE के साथ 30 और SAE 40 के साथ 40 जो दिया गया है यह एक ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर दिया गया है। तो SAE 30 का ग्रेडिंग 30 है जबकि SAE 40 का ग्रेडिंग 40 है और ये ग्रेडिंग विस्कोसिटी के आधार पे दिया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो SAE 30 इज सूटेबल फॉर -5 डिग्री सेल्सियस टू +35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और SAE 40 इज सूटेबल फॉर +10 डिग्री सेल्सियस टू +45 डिग्री सेल्सियस। यानी SAE 30 थोड़ा लोअर टेम्परेचर में भी काम करेगा क्योंकि ये -5 डिग्री सेल्सियस से काम करता है और 35 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा। जबकि अगर SAE 40 की बात करें तो यह +45 डिग्री सेल्सियस जो थोड़ा ज़्यादा है SAE 30 के रेंज से। यानी SAE 30 इज सूटेबल फॉर विंटर वेयर एज SAE 40 इज सूटेबल फॉर समर। यानी SAE 30 उस एरिया के लिए सूटेबल होगा जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, यानी जबकि SAE 40 उस एरिया के लिए सूटेबल होगा जहाँ का मौसम थोड़ा गर्म हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि पॉइंट मशीन मोटर में यह ऑयल लगभग
100 ml 6 मंथ में एक बार डालना ज़रूरी होता है, जिससे कि मोटर अच्छी तरह से काम कर पाए। इसके बाद हम लोग SGE का फुल फॉर्म जान लेते हैं। SGE का फुल फॉर्म सीमेंस जनरल इलेक्ट्रिक होता है। यह एक कंपनी का नाम है जो रेलवे को बहुत सारा प्रोडक्ट सप्लाई करती है। तो जिस भी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है उसमें SGE नाम जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट्स जो रेलवे में इस्तेमाल होते हैं उसे SGE कंपनी अगर सप्लाई करती है तो उसे SGE ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। सिमिलरली पॉइंट्स के लिए भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स कंपोनेंट्स SGE कंपनी सप्लाई करती है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है लीवर लॉक, यह जो लीवर लॉक दिखाया गया यह SGE कंपनी के द्वारा रेलवे को सप्लाई किया जाता है, इसलिए इसे SGE लीवर लॉक कहा जाता है। इसी प्रकार से सर्किट कंट्रोलर और अन्य प्रकार के भी डिवाइसेस SGE कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे SGE और उस नाम को ऐड करके बुलाते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है SGE लीवर लॉक। इसके बाद SRB और TRB का फुल फॉर्म जान लेते हैं। SRB का फुल फॉर्म स्टॉक रेल ब्रैकेट होता है, जबकि TRB का फुल फॉर्म टंग रेल ब्रैकेट होता है। इसे पिक्चर में दिखाया गया है, इसे एक वीडियो क्लिप के माध्यम से समझ लेते हैं। जिस ब्रैकेट का इस्तेमाल स्टॉक रेल में किया जाता है उसे स्टॉक रेल ब्रैकेट अर्थात SRB कहते हैं, और जिस ब्रैकेट का इस्तेमाल टंग रेल में किया जाता है उसे TRB बोलते हैं। यानी आप इस वीडियो क्लिप में देख पा रहे होंगे, ये जो सामने की तरफ दिख रहा है ये टंग रेल ब्रैकेट TRB है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं, ये जो सामने की तरफ दिख रही है ये भी TRB है। इस तरह से TRB और SRB का फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे। इसका इस्तेमाल TWS टर्न आउट में क्लैम्प टाइप पॉइंट मशीन लगाते हैं उसके लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग TWS का फुल फॉर्म जान लेते हैं। TWS का फुल फॉर्म थिक वेव स्विच होता है। इसे थिक वेव स्विच क्यों कहा जाता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे दो पिक्चर दिखाया गया है और दोनों में टंग रेल को दिखाया गया है। टंग रेल में अगर आप एरो के द्वारा देखिए दिखाया गया है कि इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। नॉर्मल जो टर्न आउट होती है उससे ज़्यादा थिकनेस होने के कारण से इसका नाम थिक वेव स्विच दिया गया है। TWS टर्न आउट का इस्तेमाल 60 kg रेल लाइन में किया जाता है। इसके बाद कुछ पाइप के बारे में जान लेते हैं। इस पिक्चर में 3 प्रकार के पाइप को दिखाया गया है। पहला पाइप RCC पाइप है। RCC का फुल फॉर्म रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप होता है। और दूसरा जो पाइप दिखाया गया इसमें वह है DWC पाइप। DWC पाइप का फुल फॉर्म डबल वॉल कोरुगेटेड पाइप होता है। अब इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। इस पाइप में ऊपर एक विशेष प्रकार का शेप बना होता है जो इसमें स्पष्ट दिख रहा है। यह चूड़ी के नाम से आप इसे समझ सकते हैं। तो इस तरह के पाइप DWC पाइप कहलाते हैं। ये ऊपर का जो शेप है वह कोरुगेटेड कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है HDPE पाइप। इसका फुल फॉर्म हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप होता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। साधारणतः प्लास्टिक के जो पाइप्स होते हैं उसे डक्ट पाइप के नाम से जानते हैं, लेकिन जो पाइप पतले होते हैं उसे ज़्यादातर डक्ट नाम से जाना जाता है। तो डक्ट पाइप का मतलब पतला पाइप नॉर्मली होता है। नेक्स्ट है GI पाइप। GI का फुल फॉर्म गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। यह पाइप पिक्चर में दिखाया गया है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।